चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता जोन में। ठीक है, अभी इसमें जीके का एक सीरीज चलाया जाएगा। ठीक है, इतिहास से रिलेटेड इतिहास को सीरियल वाइज पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर आपको, और वो भी बिल्कुल फ्री। जो भी छात्र पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी छात्र पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल को शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके और सभी लोग पढ़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इतिहास का मध्यकालीन भारत स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सभी को पता है हमारे भारत का प्राचीन इतिहास बहुत ही रिच रहा है, लेकिन प्राचीन इतिहास को बदलने में सबसे बड़ा कारण रहा मध्यकालीन इतिहास का। ठीक है, जिसमें आप इनका फ़ोटो देख रहे हैं, ये राजा दाहिर है, ये मोहम्मद बिन कासिम है। ठीक है, यही इतिहास को, हमारे भारत के इतिहास को बदला है। ठीक है, तो क्या कहानी रहता है भारत पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस्लाम का शुरुआत लगभग 610 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले पूरा दुनिया में कहीं भी इस्लाम नहीं था, तो भारत में भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर सा बात है। तो भारत में इस्लाम आता कहाँ से है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारत में इस्लाम आखिर पनपता कैसे है, कौन लेकर आता है और क्यों आता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग एसएससी, रेलवे या बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आता है, या फिर जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं जिनका आर्ट्स है, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चैप्टर सबके लिए ज़रूरी होने वाला है, इसीलिए सब लोग इसको देखिए और इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, मैं सीरियल से सारा चीज़ बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो है ये भारत पर इस्लाम को लाने वाला पहला व्यक्ति यही है। भारत में इस्लाम को लाने वाला पहला व्यक्ति यही है। इससे पहले इस्लाम का भारत में नामो निशान नहीं था। ठीक है, तो कैसे आता है 712 ईस्वी में ये भारत में आता है लूटने के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये लोग लुटेरा रहता है एक्चुअली में। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत। तो भारत पर अरबों के आक्रमण से इस्लाम का शुरुआत हो जाता है भारत में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया, पहला सफल आक्रमण। इससे पहले भी बहुत बार आक्रमण हो चुका था, तो सबसे पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो इससे पहले क्या भारत में इस्लाम था? ना के बराबर था, नहीं था। इसका कोई जानता भी नहीं था कि इस्लाम किसे कहते हैं। ठीक है, वो आता है, धन दौलत लूटता है और इस्लाम का प्रचार प्रसार भी यहाँ पर करता है, कुछ लोग को छोड़ देता है। तो अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाया। अरब आक्रमण के समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है राजा दाहिर, देख लीजिए शकल, और ये है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये इसका फ़ोटो है, इंटरनेट से जुगाड़ किए हैं फ़ोटो। अब ये चला जाता है आके। अब इसके बाद आता है मोहम्मद गजनी। अरे बड़ा काहे नहीं हो रहा। अब इसके बाद कौन आता है? मोहम्मद गजनी। कब आता है? 932 में। आता नहीं है, ये अपना जो नगर है उसका साम्राज्य का स्थापना करता है, जिसकी राजधानी गजनी रहती है। ठीक है, पहली बार कब आता है ये भारत में? प्रथम तुर्क आक्रमण पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध ये करता है। ठीक है, अल्पतगीन नाम का गुलाम तथा दामाद सुबुतगुद्दीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता है, और महमूद गजनी सुबुतगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 को हुआ था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है ये हम बताते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसका उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का? धन दौलत को लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इसीलिए महमूद गजनी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहा गया है इतिहास में। ठीक है, महमूद गजनी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया।
पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया और अपने देश लौट गया। फिर 1001 में आता है, शाही राजा जयपाल के विरुद्ध अभियान करता है और इसमें जयपाल को पराजित कर देता है। महमूद गजनी ने 1008 में नागरकोट के विरुद्ध हमले को मुर्तिबाद का विरुद्ध पहला जीत बताता है। ठीक है, महमूद गजनी ने थानेसार के चक्र स्वामीन की कांस्य की निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी में भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। ठीक है, महमूद गजनी का सबसे फेमस आक्रमण जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किससे पूछा जाता है? 1025 का सोमनाथ के विरुद्ध आक्रमण। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अलीवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया और जब यहाँ से वो लूट का धन ले जा रहा था तो जाटों ने उस पर आक्रमण किया और कुछ संपत्ति को ले लिया। यहाँ देखिए किताब का ये लूट लिखा है, क्या जाट लूटा था? जाट का अपना देश का संपत्ति था, लूटने कौन आया था? महमूद गजनवी। तो उसको लूट नहीं लिखा, उसको लिखा ले जा रहा है, और जाटों का जाट जो उससे छीनता है उसको लिखा है लूट। ठीक है, तो ये उल्टा लिख दिया है, गलत है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर जब वो धन को ले जा रहा था, संपत्ति को लूट कर ले जा रहा था, तो जाटों ने उस पर आक्रमण करता है, किस पर? महमूद गजनी पर, और कुछ धन वापस ले लेता है। ठीक है, कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में इतना ज़्यादा धन रखा हुआ था कि महमूद गजनी जब इसको वापस ले जाता है उसे देख के पागल हो जाता है, और दिन भर जिस रूम में जो सोना चांदी रखा हुआ है, जो धन रखा हुआ है, दिन भर वहीं पर रहता है, उसी को दिन भर देखते रहता है और उसी को देखते देखते मर जाता है। ठीक है, तो ये कहानी रहता है। सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम है। यह गुजरात में है, अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया था। 11 मई 1951 को दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने के द्वारा इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका महमूद गजनी, राक्षस टाइप का दिख रहा होगा, और ये है सोमनाथ मंदिर, अभी भी है ये सोमनाथ मंदिर, आप लोग जा सकते हैं। ये पहला ज्योतिर्लिंग इसको माना जाता है भारत का। ठीक है, अब महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध होता है। जो जाट लूट लिया था उसी का बदला लेने के लिए आता है, और फिर आता है, पता नहीं क्या होता है, क्योंकि स्पष्ट जानकारी नहीं दिया। कुछ लोग कहता है कि जाट लोग ही इसको मार दिया था महमूद गजनी को। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, वो अपने घर गया था और दिन रात सोना को देखते रहता था जो यहाँ से लूट के ले गया था, और उसी में पागल होकर मर गया था। तो क्या स्पष्ट जानकारी है, इतिहास के पन्ने में ही दब के रह गया है। ठीक है, हमारे पास जो जानकारी है हम उसको पढ़ रहे हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वो पहला शासक था। ठीक है, इसके दरबार में अलबरूनी रहते थे, फिरदौसी रहते थे, उतबी रहते थे, फारूकी रहते थे। ठीक है, किसके दरबार में? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ठीक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी का कहानी ख़त्म। फ़ोटो देख लिया महमूद गजनी का, ये है महमूद। ठीक है, लुटेरा था, विदेशी आक्रमणकारी था, और ये है हमारा सोमनाथ मंदिर, अभी भी है, देख सकते हैं जाके। चलिए नेक्स्ट क्या है? अब आता है गौरी, भारत का इतिहास को चेंज करने वाला ये शासक रहता है। वो लोग आया, लूटा, चला गया, लेकिन ये आएगा, लूटेगा और अपना लोग को छोड़ देगा यहाँ पर। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जो 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया और 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात के विरुद्ध किया। यहाँ का शासक था भीम द्वितीय। इसने इसे बहुत बुरी तरह से पराजित किया और इसको छोड़ दिया, जान से नहीं मारा, सबसे बड़ा गलती। ठीक है, लेकिन बहुत बुरी तरह से पराजित इसको किया था भीम द्वितीय ने। इसने लगातार यहाँ पर 5-6 बार अभी तक ये आक्रमण कर चुका था भारत पर, और हर बार मार खाया था और भाग गया था। ठीक है, लेकिन फिर से ये युद्ध करता है। इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, बहुत सारा कहानी सुने होंगे। पृथ्वीराज पर तराइन का पहला युद्ध होता है
ठीक है। 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, और चौहान जो है इसमें विजयी होते हैं। ये दिल्ली का क्षेत्र है, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध किसके किसके बीच होता है? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और गौरी को जीवन दान दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर गौरी बोलता भी है कि मुझको मत छोड़ो सुल्तान, अगर मुझको छोड़ दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान रहते हैं, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। और वो छोड़ने का फिर वो अगला बार आता है तैयारी करके 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ता है। किसके किसके बीच होता है? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और इसमें गौरी विजय रहता है। विजय क्यों होता है? क्योंकि इसमें इसका साथ देता है जयचंद। जयचंद कौन रहता है? पृथ्वीराज चौहान का ससुर रहता है। ससुर रहता है जयचंद पृथ्वीराज चौहान का। एक्चुअली में क्या है ना कि जयचंद का बेटी से शादी किया था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, लव मैरिज समझिए। आसपास के सभी राजाओं को बुलाया गया था उसकी बेटी के स्वयंवर में, और पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया था। तो पृथ्वीराज चौहान चला गया और इसकी जो बेटी थी वो मन ही मन पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी। वहाँ जाता है और उसको उठा के ले आता है, ये कहानी है। और जानते ही हैं इज्जत प्राण प्रतिष्ठा, इसी के कारण जयचंद कट्टर दुश्मन हो जाता है पृथ्वीराज चौहान का, और इसका फ़ायदा उठाता है गौरी, ठीक है। और तराइन का दूसरा युद्ध छेड़ देता है 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान अपनों के द्वारा धोखा देने के कारण हार जाते हैं। देश का पहला गद्दार अगर किसी को कहा जाता है तो वो जयचंद को कहा जाता है, ठीक है। भारत का पहला गद्दार जयचंद को ही कहा जाता है। क्लियर है? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। मोहम्मद गौरी ने अपने जो विजित प्रदेश है, ठीक है, मोहम्मद गौरी भारत में विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। अब मोहम्मद गौरी को 15 मार्च 1206 में इसका हत्या कर दिया जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने इसका हत्या किया था, लेकिन जब आप एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा उसमें दिया रहेगा कोई और खोखरों द्वारा इसका हत्या कर दिया गया। क्या कहानी है? बहुत सारा ग्रंथ ये बताता है कि इसका हत्या पृथ्वीराज चौहान ने किया था। आप लोग देखे होंगे पृथ्वीराज चौहान फिल्म, किस तरीक़ा से, उसी तरीक़ा से, ठीक है। अब क्या कहानी है? चलिए, गजनी का कहानी ख़त्म, गौरी का कहानी ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ जब गौरी वापस लौट कर जाएगा अपने राज्य में, तो यहाँ पर अपना गुलाम छोड़ कर जाएगा। एक्चुअली में वो अपना 4 गुलाम छोड़ के गया था, जिसमें से एक गुलाम था ऐबक। यही दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेगा, यही दिल्ली सल्तनत में रहेगा। इसका एक और गुलाम था, वो था बख्तियार खिलजी। वही जाके आगे चल के नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा देगा, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका पृथ्वीराज चौहान और ये है गौरी, ठीक है। ये पृथ्वीराज चौहान मूछ वाला और ये है गौरी दाढ़ी वाला। चलिए अब आते हैं दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत का स्थापना हो चुका है। कैसे हुआ? गौरी के द्वारा हुआ। गौरी ने जो क्षेत्र जीता था अपने गुलामों को दे दिया, और उस पर राज कौन करेगा? अब उसका गुलाम, ठीक है। जिसमें से वीर गुलाम कौन रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो गुलाम वंश का स्थापना कौन करता है? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। अगर किसी को नाम याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। गुलाम यानी क्या? गुलाम को हम लोग बोलते हैं ना, कुत्ता है, तू मेरा कुत्ता है, इस तरीक़ा से। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, गुलाम यानी क्या? कुत्ता, और कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब हुआ था गुलाम वंश का स्थापना? 1206 ईस्वी में। गुलामों को फ़ारसी में बदगां कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को कराया और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। राजधानी से सल्तनत काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता, तो सभी लोग राजधानी को मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद करेंगे, ठीक है। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसको कृपया करके लिख लेंगे, नहीं तो बाद में आप भूल जाइएगा। रिवीजन करने के लिए आपका रिटेन नोट्स ही काम आएगा। क्लियर है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्थापना करता है? सल्तनत काल का स्थापना करता है, यानी गुलाम वंश का। सल्तनत काल के अंदर में गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ही करता है। इसको याद करने का ट्रिक ये है, गुलाम से याद रखिए कुत्ता और कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक,
क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया। ठीक है, राज्याभिषेक से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है राजधानी से। तो जहाँ राज्याभिषेक होगा उसी को राजधानी बनाया जाएगा। तो अपना राजधानी किसको बनाया? लाहौर को बनाया। और कुतुब मीनार की नींव डाली। वर्तमान में भी कुतुब मीनार है, आप देख सकते हैं। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। ठीक है, एक्चुअली में ये संस्कृत विद्यालय था। 2.5 दिन का जो झोपड़ा कहते हैं, ठीक है, बनाया कुछ नहीं था। इसने यहाँ लिखा हुआ है ना, निर्माण कराया, कोई निर्माण नहीं करवाया था, ये पहले से था। उस पर कब्जा कर लिया और उसको नाम दे दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये लोग आक्रमणकारी है, विदेशी आक्रमणकारी, और ये इन लोगों ने बहुत ऐसा चीज़ किया है। ठीक है, रहता था कुछ, उसका नाम दे दिया और वहाँ लिख देता है इतिहास करता कि हाँ इसने बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा एक संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, अभी भी है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान देने वाला। पता नहीं क्या दान देता था, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि ये कुछ दान दिया। फिर भी इतिहास करता, जब शासक ये है तो इतिहास करता भी इसी का होगा ना, तो इसीलिए। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इसके समय में जो है ना, मंगोल का भी आक्रमण हुआ था यहाँ पर भारत में। ठीक है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की पहली मंजिल बन सकी थी। कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार की पहली मंजिल बन सकी थी, इसीलिए कुतुब मीनार का नींव कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने डलवाया। लेकिन इसको पूरा करवाता है इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुब मीनार से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें 3 शासक का काम रहता है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक इसका नींव रखता है कुतुब मीनार का, और इल्तुतमिश जो है इसको पूरा करवाता। और फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिर गया था इस पर, और चौथी मंजिल इसका नष्ट कर दिया गया था। मतलब नष्ट नहीं किया गया था, नष्ट हो गया था, तो उसको बनवाया था ये फिरोज तुगलक ने। क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला, ठीक है, ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ये गौरी का ही गुलाम था। ठीक है, बख्तियार खिलजी गौरी का सेनानायक था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हो जाती है। ठीक है, चौगान यानी वर्तमान समय में पोलो जिसको कहते हैं ना, वही चौगान होता है। घोड़ा पर बैठ के खेला जाता है, हॉकी टाइप का, और इसे लाहौर में दफनाया गया। क्लियर, ऐबक ख़त्म 1206 में आया, 1210 में ख़त्म हुआ। क्या क्या काम किया? कुतुब मीनार का नींव रखा। क्लियर है, और इसे लाख बख्श कहा जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। इसका कहानी ख़त्म। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ऐबक का कहानी ख़त्म। अब ऐबक के मरने के बाद, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, ऐबक के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह आता है। ठीक है, लेकिन ये अयोग्य शासक था। आराम शाह की हत्या कर देता है इल्तुतमिश 1211 में। इल्तुतमिश कौन रहता है? इसका दामाद रहता है और गुलाम रहता है। इल्तुतमिश इसका दामाद और गुलाम रहता है। ठीक है, ये हत्या कर देता है किसका? आराम शाह का। आराम शाह रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा। ख़त्म कहानी हो जाता है इसका। अब इल्तुतमिश राजा बनेगा, अब इल्तुतमिश सुल्तान बनेगा। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को दिल्ली ले आएगा। ठीक है, और इसने हौजे सुल्तानी का निर्माण दिल्ली कुहना के निकट करवाएगा। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद से खलीफा का पद की वैधानिक स्वीकृति ली थी। एक्चुअली में खलीफा जो होते थे इस्लाम में सबसे प्रमुख माने जाते थे, तो उनसे ये स्वीकृति लिया था। ठीक है, और चंगेज़ खां से बचने के लिए उस समय एक राजा हुआ करता था, एक मतलब लुटेरा हुआ करता था जिसका नाम था चंगेज़ खां। बहुत ही क्रूर था ये। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है ये देश में, किसी भी देश में घुस गया तो उस देश का नामो निशान मिटा देता था, वहाँ के लोगों को ऐसा मारता था। ठीक है, और आज भी इसका 100 में से एक वंशज है। आपका उत्तरी एशिया के तरफ चले जाइएगा तब। ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा शादी किया था। शादी का मतलब क्या है? हरम में ले लेता था महिलाओं को जहाँ जाता था। इसका मारने का तरीका बहुत ख़तरनाक रहता था। ये अपने जो सैनिक था उसको कहता था कि जितना जो सबसे ज़्यादा मारेगा उसको हम इनाम देंगे। और इसका सैनिक इनाम के लालच में सभी का गला काटता था, और गला को ये आपका भाला जो होता है ना, उसमें
घोप घोप के लाता था, और जिसका भाला सबसे ज़्यादा होता था, सबसे ज़्यादा सर जिसके भाले में होता था उसको प्राइज़ दिया जाता था इसके द्वारा, इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए ख्वारिज़्म का जो सम्राट था वो जलालुद्दीन इल्तुतमिश के यहाँ गया था शरण लेने के लिए, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको शरण नहीं दिया था। एक्चुअली में जलालुद्दीन इल्तुतमिश को ये पता नहीं था कि वो उससे बचने के आया है, यानी चंगेज़ खां से बच के आया है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले उसने शरण दे दिया था, और खाने का दस्तरखान में बैठा हुआ था ये लोग। ठीक है, खाते खाते बात करते करते इसको पता चलता है कि वो चंगेज़ खां से भाग के आया है, तो इसको भगा देता है, बोलता भाग यहाँ से। चंगेज़ खां एक्चुअली में बहुत ही क्रूर शासक था, वो जानता था यहाँ पर एक काम मानना पड़ेगा, इल्तुतमिश सही करता है। ठीक है, नहीं तो अगर वो भारत में घुस जाता ना तो और बहुत ज़्यादा खून खराबा करता। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र आता है रुकनुद्दीन फ़िरोज़। ये भी अयोग्य शासक था, लेकिन इसकी जो माँ थी वो उस टाइम तक छाई रही थी, और इसकी एक बेटी थी रज़िया सुल्तान। किसकी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश जब मर जाता उसके बाद का हम बात कर रहे हैं। इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया सुल्तान। ठीक है, और इसका जो भाई था वो अयोग्य शासक था, इसीलिए अमीरों ने इसके भाई से परेशान होकर रज़िया को शासिका बना दिया। तो इसी के तहत ये ऐसी पहली शासिका हो जाती है। ठीक है, रज़िया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। ठीक है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रज़िया सुल्तान ही थी। रज़िया ने क्या करता है, जब सुल्तान वो बन जाती है तो वो पर्दा प्रथा का त्याग कर देती है और पुरुषों की तरह चोगा और टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह घूमने लगती है, जिससे वहाँ के जो अमीर लोग थे, है ना, वो लोग काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और उनको रज़िया के सामने झुकना पसंद नहीं था। वो लोग ये कभी नहीं अपना सकते थे कि हम एक महिला के सामने झुकें। ठीक है, इसीलिए बाद में इनको हटा दिया जाता है रज़िया सुल्तान को। ठीक है, और हटाने का कारण क्या होता है, रज़िया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया, यानी घोड़े का सरदार। एक्चुअली में कहा जाता है ना, ये जो याकूत था ना, इससे नाजायज़ संबंध था रज़िया का सुल्तान का। ऐसा बहुत सारा सबूत मिला है जिससे ये पता चला है कि इन दोनों का नाजायज़ संबंध था, और अमीरों को एक बहाना मिल गया कि आप कैसे उसको बना सकते हैं, वो तो तुर्क भी नहीं है। तो गैर तुर्कों को सामंत बनाने के कारण अरे आ काहे नहीं रहा, एक मिनट हैंग कर गया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के कारण रज़िया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरोध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी से उसको हटा देते हैं और मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को बैठा देते हैं। ठीक है, रज़िया हैंग काहे कर रहा भाई मेरा मोबाइल? हाँ ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया इसको?